हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर एलटी ग्रेड की बेहतर तैयारी आपकी चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जीके की क्लास आपकी सुबह 11 बजे आपको दी जाती है, जो कि आपके टॉप 30 है ना आपकी सीरीज है। और ये जो आपका जीके है आपके हर एक कह सकते हैं सब्जेक्ट वालों के लिए कॉमन आपका है। तो सभी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट को पढ़ना होगा। साथ में जो लोग स्पेशल हिंदी की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, यानी एलटी ग्रेड हिंदी आपका है, तो रात में 9:30 बजे यहाँ पर हिंदी की भी आपकी क्लास चलती है। मॉडल पेपर चलता है, फुल मॉडल पेपर होता है, साथ में पीवाई की क्वेश्चन थ्योरी की भी क्लास होती है ना। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन और आपसे कह रहा है किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। और बिल्कुल सभी क्वेश्चन आपके लेवल के हैं और स्टैंडर्ड लेवल आपका लेकर चलते हैं, ताकि एग्जाम में आपको कोई समस्या ना हो। और जिस दिन आपका पेपर हो और पेपर दे के आप निकलो तो आपके चेहरे पे मुस्कान होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ऐसा कंटेंट आपका है। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। वन का ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। बैंकों का बैंक जो कहते हैं वो सर किसको कहते हैं। यहाँ पर वन की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखना, ये जो आपका रिजर्व बैंक है, क्या है सर, ये रिजर्व बैंक जो आपका है ये एक केंद्रीय बैंक है, यानी केंद्र सरकार का बैंकर है, जो कि मौद्रिक नीति का निर्माण करता है ना, उसे लागू करता है। इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं, बैंकरों का बैंक भी कहते हैं, है ना। और देखा जाए तो भारत में जो विदेशी विनिमय होता है ना, उसका रख रखाव भी यही करता है। यानी टोटली काम आपका देखा जाए तो आपका रिजर्व बैंक के माध्यम से ही संपन्न होता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ए राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग जो आपका हुआ है ना, किसके लिए हुआ है। अधन्या मतलब होता है ना मारने योग्य। और याद रखना है यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी आपका बी हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया आपके कि जो गाय है, गाय हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड, है ना, और देश निकाला भी व्यवस्था आपकी हो सकती है, ऐसे वेदों में आपका कहा गया है। तो सर जी ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। बुद्ध कौशाम्बी जो आए थे वो किसके समय, तो उस समय एक शासक थे आपका उदयन। कौन थे, यहां पर देखा जाए तो आपके महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे, है ना। वहां पर देखा जाए इन्होंने नवा विश्राम किया था। अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि भैया जो आपके बुद्ध थे और कौशाम्बी में जब आपके आए थे तो कौन सा विश्राम, कौन सा नंबर का, तो नवा विश्राम ये पूछा गया है। इसलिए हम आपको ये पॉइंट बता देते हैं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग इस चीज को नहीं जानते होंगे। नवा विश्राम जो किया था यहीं पर किया था। और उदयन ने क्या किया था, जो आपके पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव में बौद्ध बनने के बाद घोषित राम विहार भिक्षु संघ को दान कर दिया था, यानी घोषित राम विहार भिक्षु जो संघ है उसको दान किया था। तो इसका आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। तो चिराग ए दहलवी जो बोला जाता है, यानी दिल्ली के चिराग के नाम से प्रसिद्ध आपके थे। यहाँ पर देखा जाए तो आपके ये हैं, आपके कौन, नसरुद्दीन है आपके हैं, कौन है, शेख नसरुद्दीन महमूद। ये जो आपके थे ना शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और इन्होंने अपनी जो पदवी है वो रखा था चिराग ए दिल्ली, अर्थात दिल्ली का चिराग के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। यहाँ पर दे सकते हैं भारत से बाहर, इनमें से पूछा गया है हुमायूं, औरंगजेब, जहांदार और आपका जहांगीर दिया है। तो आप कहेंगे सर इसमें देखा जाए तो जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर है। कहाँ पर है, आप कहेंगे लाहौर में है, रावी नदी के किनारे एक जगह पड़ती है शहादरा। शहादरा नामक स्थान पर आपका है, जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी 1627 में। वहीं पर आपका जो मकबरा है बनवा दिया था नूरजहां ने। किसने, नूरजहां ने बनवाया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है सत्यार्थ प्रकाश जो पवित्र पुस्तक है ना, ये पुस्तक जो आपकी है वो किसकी है। आप देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश जो आपकी है ये सर आपके आर्य समाज की है। किसकी है, आर्य समाज की है, क्योंकि आर्य समाज की जो संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जो कि हिंदी भाषा में ये लिखा गया एक ग्रंथ आपका है ना। और देखा जाए तो आपके 1875 में पहली बार प्रकाशित किया गया था और इसमें कहा गया था वेदों की ओर लौटो का नारा, है ना, सरस्वती ने ही दिया था। यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यहाँ पर देखा जाए तो इस बार का जो आपका भी आरओ एग्जाम हुआ था वहां पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपकी थी, तो आपके देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर 7 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो आपका आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना। देखा जाए तो आपकी कलकत्ता में आपकी बनी थी, है ना। ये आपका 32वें नंबर का अधिवेशन था और ये आपकी कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, आपकी कलकत्ता में हुआ था, याद रखना है। और इन अधिवेशन को कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। और यहाँ पर सरोजिनी नायडू जो आपकी थी ना, वो आपके कानपुर में अधिवेशन बनी थी, उनके बाद बनी थी। अगर ये होता कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय, है ना, यानी अगर भारत के लगा देता तो हम लोग फिर श्रीमती लगा देते, लेकिन यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम आपकी जो बनी थी ये आपके 1917 में आपकी बनी थी। 1917 में आपको बनी थी।
और जो वो आपकी आई थी वो आपकी 25 में आई थी, है ना, 1925 में सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन बनी थी, ठीक है ना। और 24 वाला जो आपका था 1924, वो आपके कर्नाटक बेलगांव में गांधी जी बने थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ पर देख सकते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो आपके थे वी.आर. अम्बेडकर थे। कौन सर है? यहाँ पर वी.आर. अम्बेडकर, जो इसका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी भाग लिए थे, है ना, तो इसका आंसर आपका बन जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। साथ में जो लोग हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं यानी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे ऐप से जुड़कर 99 में अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स आपको मिलेंगे, साथ में यहाँ पर प्रमुख कवि और रचना जो आपको 3D फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। जीवन परिचय 30 महान कह सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ से क्वेश्चन तो आपके हैं। टेस्ट सीरीज भी आपकी 25 एग्जामों की है। आप LT ग्रेड हो गया, KVS हो गया, अन्य कोई भी परीक्षा का फॉर्म आप भरे हैं, रेलवे से आपने हो, बैंक का फॉर्म भरे हैं, यूपी टेट सीटेट का फॉर्म भरे हैं, वो सब टेस्ट सीरीज इसी में आपको मिल जाएगी। क्लास नोट्स जो हम आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, PYQ पढ़ाते हैं, मॉडल पेपर पढ़ाते हैं, उसकी भी क्लास नोट्स आपको दी जाती है। साथ में 2000 क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है। तो हिंदी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ऐप में जुड़ सकते हैं, देव जीके ट्रिक ऐप है, वहाँ पर आपको डेमो PDF भी है ना। बाकी आपको PDF जैसे आप देखोगे तो आपको वीडियो पसंद आ जाएगा, PDF पसंद आ जाएगी, क्योंकि ऐसा हमने यहाँ पर कंटेंट डिजाइन करके बनाया है कि 99 रुपये की सोचने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो ऐप में जुड़कर अपनी और तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है, कह रहा है स्त्रीलिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। देखा भैया 9 नंबर दिया गया है, यहाँ पर स्त्री नहीं होगा, यहाँ पर होगा स्प्रिगिंग, है ना, यहाँ पर याद रखना, ये आपके टाइपिंग में स्प्रिंट आपका है, यानी यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया गया है स्प्रिगिंग, ये जो आपका है स्प्रिगिंग टाइगर ह्यूटेओ की पुस्तक आपकी है। ह्यूटेओ यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 9 नंबर में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो ये जो पुस्तक आपकी सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखना सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर ये आधारित है, यानी जीवन वृत्त पर आपका आधारित है। तो याद रखना है क्योंकि पूछा गया आपसे जीवनी पूछा गया, और जीवनी जो आपकी है सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, लिखा जो आपका है ह्यूटेओ ने लिखा है। तो इसका जो आंसर आपका है B नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। यहाँ पर देखा जाए संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष पूछा है तो आप कहेंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके हो जाएंगे। जब दूसरी आपकी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को है ना निर्विरोध संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि जब उद्घाटन आपका हुआ था यानी पहले जो आपकी बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तो अस्थायी अध्यक्ष बना लिया गया था, किसको, सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित कब किया था। यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपका जो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम है ये संसद में आपका पारित हुआ था 1976 में, ठीक है ना, 1976 में हुआ था। और ये देखा जाए तो आपको हमने बताया कि बंधुआ मजदूर आपको जो आर्टिकल नंबर आपका 23 पढ़ाया जाता है ना, अनुच्छेद नंबर जो आपका 23 है ना, वही आपका अनुच्छेद नंबर आपका 23 आपका है। केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं बल्कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना इसी में आपका आता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है दोस्तों, याद रखना है ये आपका जो महान्यायवादी है। कौन है सर? महान्यायवादी जो आपका दिया है, आपका आंसर क्या होगा सर? राइट हो जाएगा। आर्टिकल पूछे तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर आपका 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति जो होता है वो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करता है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए जाए कि एक सदन का जो अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है तो आप कहेंगे यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो सर जी आपका हो जाएगा राज्यसभा का जो आपका अध्यक्ष होता है ना, वो आपको उपराष्ट्रपति होता है और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के माध्यम से होता है ना। तो इसका जो आपका आंसर दिया है वो आपका सी हो जाएगा। और एक आर्टिकल होता है 64, तो आर्टिकल 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध जो आपका है वो किससे है। यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्य संबंध है वो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है। यानी जो पंचवर्षीय योजना आपकी बनती थी है ना, उनका अंतिम प्रारूप देखने ला, इसके बाद यानी उनको छानबीन करने के बाद यानी उनको अच्छी तरीके से देखने के बाद उनको लागू कराने का कार्य जो होता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद का ही है। यानी कि राष्ट्रीय जो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन से आपका जुड़ा है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना, अगर पूछे कि सजी इसका गठन जो किया गया था वो कब किया गया था, तो आपके 1952 को किया गया था। बहुत बार पूछा गया 6 अगस्त, ठीक है ना। तो आपकी 6 अगस्त 1952 को इसका गठन आपका किया गया था, ठीक है। और इसके जो कह सकते हैं जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, और इसके जो अन्य सदस्य भी आपके हैं राज्यों के मुख्यमंत्री के सदस्य आपके कह सकते हैं, इनके अलावा जो आपके राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे। यहाँ पर देखिए सर जी आपके जो दिया गया ना बलवंत राय मेहता, हमने आपको बताया है कि बलवंत राय मेहता समिति जो आपकी है ना 1957 में आपकी अपनी रिपोर्ट सौंपा था।
और पंचायती राज व्यवस्था को शुभारंभ किया था? सबसे पहले राजस्थान में जो आपका नागौर जिला है वहां पर श्री गणेश किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन जो आपकी है ना, ये आपके कह सकते हैं अफगानिस्तान आपका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। डूरंड लाइन अफगानिस्तान हो जाएगा। हालांकि देखा जाए तो आपके ये जो आपका भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण में रेड क्लिफ होता है। जो डूरंड रेखा है वो आपके वर्तमान की स्थिति के अनुसार देखा जाए तो आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, क्योंकि जो आपका पॉक जो आपका है, यानी कह सकते हैं जो आपका कश्मीर में अधिकृत कश्मीर है, यानी पाकिस्तान के अंडर में है, तो वहाँ से रेखा स्पष्ट करती है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये पाक अधिकृत कश्मीर है और आपके कह सकते हैं अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है। ऑप्शन ए बनेगा। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका दिया गया है आपका जो कह सकते हैं पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ आपकी रेखा जाती है। मैक मोहर रेखा आपकी जाती है भारत और चीन के बीच आपकी जाती है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपका सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर 17 नंबर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, दिल्ली का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश भी, हरियाणा भी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का हिस्सा एनसीआर में नहीं आता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो हिस्सा है एनसीआर में नहीं आता है, यानी नेशनल कैपिटल रीजन में नहीं आता है। इसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्यों है ना, केंद्र शासित प्रदेशों के हिस्सा इसमें शामिल है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे बड़ी लंबी जो नदी है वो आपकी कौन है? तो यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और आपका दिया गया है आपकी महानदी दिया गया है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो आपकी है इनमें से कौन सी बनेगी? चलिए यहाँ पर देना है। तो आपका आंसर यहाँ पर देखो दिया गया है गोदावरी, है ना। कौन सी है सर जी? गोदावरी जो आपकी है सबसे लंबी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। दूरी भी आपको बहुत बार बताया गया है, 1465 किलोमीटर है ना, 1465 किलोमीटर है। गंगा के बाद दूसरी आपकी है, प्रायद्वीप की सबसे लंबी है। और त्र्यंबकार जो आपकी महाराष्ट्र के पास से निकलती है ना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है ना, होती हुई बंगाल में जाके मिल जाती है। तो ये काफ़ी लंबी नदी है, इसका जो बहाव क्षेत्र है काफ़ी दूर तक आपका फैला हुआ है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान जो आपका है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखना ये त्रिची में है, यानी राष्ट्रीय केला अनुसंधान जो आपका है वो कहाँ पर है? त्रिची। त्रिची कहाँ पड़ता है? त्रिचुरापल्ली में पड़ता है। तिरुचिरापल्ली कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तो आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भूसावल मत लगा देना। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला दिया है, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित किसमें से आपका अवस्थित है? पिछले वाले मॉडल पेपर में भी आपको ये पढ़ाया गया है कि सर जी झरिया जो कोयला क्षेत्र है ना वो आपके झारखंड में आपको पड़ता है, यानी देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और धनबाद जिला जो आपका है ना अधिकांश जो आपका कोकिंग कोयला है वो यहीं पर आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और वित्तीय प्रतिक्रिया होती है, नियम किसने दिया था? यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका देखा जाए तो ये दिया था आपके न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? कि न्यूटन का जो तृतीय नियम था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, है ना, यानी गति के तृतीय नियम अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु के बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो ये न्यूटन ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होता है? यानी देखा जाए सर आपका -40 जो आपका होता है ना, -40 जो आपका डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है, ये आपका फ़ारेनहाइट और साथ में आपके सेल्सियस में बराबर होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड आप कहेंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है शुष्क बर्फ होता है। तो सर जी जो शुष्क बर्फ होता है ना वो क्या होता है? शुष्क बर्फ जो आपका होता है वो क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आप कहेंगे सर जी आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सर जी आपका आंसर 23 नंबर का सी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आलू का खाने योग्य भाग की जब बात करते हैं ना तो आलू में जो हम लोग भाग खाते हैं वो तना होता है। क्या होता है सर जी? तना होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने कहा आलू की खेती आपने देखा है, सबने देखा होगा, यूपी के हैं यार, आप लोगों के यहाँ आलू तो होती है ना। आलू का आपका पौधा पत्ते वगैरह बाहर निकले होते हैं, है ना। इसके बाद मिट्टी आपकी होती है और मिट्टी में यहाँ पर आपकी क्या होती है, यहाँ पर ऐसे ऐसे तने आपके जाते हैं, मतलब इस प्रकार से होते हैं, है ना, जड़ें जो आपकी होती हैं। अब इसमें आपका आलू लगा होता है ना, इसमें आपके आलू लगे होते हैं। तो यहाँ पर आलू को तोड़ लेते हैं, है ना, ये जो आपके हैं तने से लगा हुआ है, तो इसको हमको करते हैं, इनको निकाल लेते हैं और यही खाते हैं। और बाकी यहाँ पर देखो ये जो आपकी हो गई जड़ें हो गई, ये आपका पत्ता हो गया, तो खाने वाला भाग क्या आ गया? तना आपका आ गया ना। तो आप कहेंगे आंसर आपका बी, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना। जो जड़ होती है ना, जो जड़ को खा लेते हैं, जैसे मूली होता है, मूली में और कोई जड़ तो नहीं निकलते हैं, सीधा सीधा वही निकल आती है। गाजर भी वैसे निकल आता है, सलजम भी वैसे निकल आता है। लेकिन जब कोई चीज़ को उखाड़ने के बाद उसके पत्ते फेंक दो और नीचे की जो जड़ होती है वो फेंक दोगे तो बीच में जो भाग होगा वो तना होता है। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? यानी बर्ड फ्लू की अगर बात करते हैं तो बर्ड फ्लू में जो आपका कारक आता है, और इसे हम लोग जो कहते हैं ना, एक कह सकते हैं इन्फ्लुएंजा नामक रोग होता है, इससे प्रचलित होता है। H5N1 नामक एक वायरस होता है। H5N1 नामक जो आपका वायरस है इसके माध्यम से आपका संक्रमित होता है, और ये दो प्रकार से आपका होता है, सीधे मुर्गियों से मनुष्य में पहुंचकर, और दूसरा होता है किसी भी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है।
तो कहीं ना कहीं ये जो आपका है मनुष्य में फैलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से, और एक होता है डायरेक्ट फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सर जी पृथ्वी का जो बर्बादी कह रहा है पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र जो आपका है इनमें से कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो दिया गया है जैवमंडल है ना, क्या दिया है यहाँ पर जो आपका दिया है जैवमंडल, जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर, यानी इसमें मिट्टी, सेल, जल, वायु की पतली परत होती है और पृथ्वी के चारों तरफ आवरण के रूप में आपका फैला हुआ है ना, और जीवित जीव जो आपके होते हैं है ना उनसे आपका संबंधित है, यानी ये जो मंडल है जीवों का भरण पोषण करता है। यानी अगर हम आपसे यहाँ पर एक गोला बना दें इस प्रकार से, एक प्रकार से एक गोला ये बना दें और एक गोला ये बना दें, तो यहाँ पर बचा हुआ जो आपका फोल्ड आपका आ रहा है ये वाला है ना, यही आपका है जिसमें जल, वायु, प्राण सब चीज़ें आपकी होती हैं। तो आपका आंसर सर जी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट स्थित है। यानी सर जी ये जो आपका स्थित है वो आपकी कहाँ पर है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा आपके नई दिल्ली में है, और नई दिल्ली की अगर बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1980 में आपकी की गई थी। याद रखना नई दिल्ली में है, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार है और ये प्रदान किया जाता है तो सर जी ये पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। याद रखना इसका जो आंसर है आपका डी हो जाएगा कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो हॉट स्पॉट माना जाता है। हॉट स्पॉट शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था ना वो मायर्स ने किया था है ना। ये जो शब्द आपका है कभी कभी पूछ लेता है आपके एग्जाम में, जो शब्द दिया है वो आपके मायर्स ने दिया था। किसने, तो आपके मायर्स ने दिया था। और देखा जाए तो आपकी 1988 में। यानी जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता हो है ना, स्थानीय जातियों की अधिकता हो, साथ ही जीव जंतुओं की जो अस्तित्व होता है निरंतर संकट में भी बना रहे है ना। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो आपकी अधिकता के साथ साथ उन जीव जंतुओं का संकट भी बना रहा है कि कब ये विलुप्त न हो जाएं। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 29 नंबर दिया है वो आपका हो जाएगा पूर्वी हिमालय है। याद रखिए कह रहा है हॉट स्पॉट में मानते हैं जैव विविधता में, इन ऑप्शन में तो आपका पूर्वी हिमालय आपका हो जाएगा। अब पश्चिमी हिमालय में जब बात करते हैं है ना, हमने कहा सर जी पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय कहाँ पर आएगा। जैसे कि भाई ये घाट तो पूछा नहीं गया है जैव विविधता में, जब पश्चिमी घाट हो जाता तो हम लोग केरल में साइलेंट वेल लगा देते। यहाँ पर सर जी आपका हिमालय दिया और हिमालय में आपका पूर्वी हिस्सा यानी आपके अरुणाचल प्रदेश हो गया है ना। और ये पूर्वी भाग में जो 7 सिस्टर हैं, 7 सिस्टर में आप देखेंगे कि पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा है। पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा है तो जीव जंतुओं की संख्या ज़्यादा होगी है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब जंतु हैं तो वहाँ पर कई प्रकार के होंगे जंतु होंगे, कुछ आपके विलुप्त होने कगार में होंगे। तो ये स्थान जो आपका है वो आपका पूर्वी हिमालय में आपका होगा। बात आपको समझ में आ गई है, आगे है ना। अगला क्वेश्चन नंबर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण आपका नहीं है। तो भैया भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, यहाँ का दिया है निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है 30 नंबर में। कह रहे जी जनसंख्या का दबाव दिया है, प्रचंड बेरोजगारी है, सहकारी कृषि है, भू जोत का छोटा आकार दिया है, नहीं पूछा गया है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता भारतीय कृषि की उत्पादकता का कारण नहीं है ना, यानी यहाँ पर देखा जाए निम्न में से आपसे पूछा गया तो मुख्य रूप से आपका ये होगा। और कारण हो जाता कि भैया कौन सा कारण है कि भारत की कृषि निम्न उत्पादकता हो रही है, तो जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, भूजोत का छोटा आकार, लेकिन नहीं पूछ लिया है, यानी क्वेश्चन को पूरा बदल दिया है। तो याद रखना यही एक ऑप्शन आपका है जो इनमें से आपका कारण नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है भारत में गरीबी का जो स्तर है निर्धारित होता है। तो भारत में गरीबी स्थारण जो आपका होता है, यानी भारत में गरीबी का स्तर जो आपका है देखिए घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर होता है ना। हमने कल भी आपको ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया था कि सर जी किसी भारत में जो गरीबी स्तर है ना, गरीबी का जो स्तर है वो निर्धारित होता है यानी घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर है ना। किस प्रकार कोई भी घर है कितना व्यय कर रहा है ना, तो यहाँ पर आपका होता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 80 नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर योजना आयोग ने क्या किया था, जो पहला योजना आयोग आया था तो उसने एक निर्धारण किया था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनको 2400 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है, शहर क्षेत्र वालों के 2100 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता है ना। अगर इतना नहीं कर पाते हैं वो गरीब माना जाएगा, ठीक है ना। अगर इतना नहीं कर पाते हैं तो गरीब माना जाएगा, तो वहीं से इसका आकलन कर लेते हैं गरीबी, ठीक है ना। यहीं से आपकी गरीबी हो जाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति जो मासिक उपभोग व्यय अलग अलग निर्धारित होती हैं, तो इसका आंसर आपको बेस्ट आंसर आपको सी देना है, प्रति व्यक्ति आय मत दे देना है। सर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। तो सर जी नाभिकीय परियोजना जो आपकी उत्तर प्रदेश में है नरौरा है, जो बुलंदशहर में आपका है। ये नाभिकीय परमाणु है, इसकी 2 इकाइयाँ थी, पहली इकाई 1991 में चालू हुई थी और दूसरी इकाई जो थी 1992 में चालू हुई थी, है ना। तो इसका जो आंसर आपका दिया है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। 33 नंबर में कौन सुमेलित नहीं है, तो आपके वाराणसी, ये जो जाना जाता है वो संस्कृति और धर्म के लिए लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। मुरादाबाद जो दिया गया है वो सर जी पीतल नगरी के रूप में आपका दिया गया है ना। मुरादाबाद जो आपका है ये आपका पीतल नगरी है। तो एक बचा ऑप्शन आपका RC नंबर झांसी दिया है, औद्योगिक केंद्र दिया है। तो यहाँ पर झांसी एक औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, हालांकि कुछ उद्योग यहाँ पर हैं, लेकिन
उनकी जो पहचान है यानी इसकी पहचान औद्योगिक केंद्र के रूप में नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? प्लास्टिक मनी नगद या मुद्रा का एक वैकल्पिक कैसे एक विकल्प होता है। इसकी सहायता से वस्तुओं सेवाओं को खरीदारी की जाती है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट मनी, एटीएम, है ना, ये सब प्लास्टिक मनी का कह सकते हैं उदाहरण है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर दिया है 34 नंबर में, वो ऑप्शन नंबर आपका राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर क्रेडिट कार्ड इसका आंसर राइट हो जाएगा। हमने कहा सर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सब आते हैं। अगर मैं आपसे बोले सर जी जो प्लास्टिक मनी है, प्लास्टिक मनी का सबसे पहला प्रयोग जो किया था वो किसने किया था? प्लास्टिक मनी का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किया था किसने? तो आपके ऑस्ट्रेलिया ने किया था। दोस्तों याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया ने किया था। एक एक पॉइंट हम आपको बिल्कुल ले चलेंगे अच्छी जगह में। निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? देखिए आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर इनमें से कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी और मच्छर, बताओ। तो दोस्तों याद रखना है, ये जो आपका मकड़ी है, यानी मकड़ी जो आपका है ये आता है एरेनिग्डा वर्ग में आता है। और इसको देखा जाए तो ये जंतु है जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों में स्राव जाला बनाती है। यानी देखा जाए तो 6 पैर आपके होते हैं। मकड़ी जो आपकी है कीट वर्ग में नहीं आती है, इसके 8 पैर होते हैं। यानी मकड़ी के जो आपके होते हैं सर जी 8 पैर होते हैं, 8 पैर आते हैं, 8 पैर। और जो आपके कीट होते हैं इनके सर जी 6 पैर होते हैं। तो 6 पैर वाले आपकी कीट हैं और 8 पैर वाला सर जी मकड़ी ये कीट वर्ग में नहीं आता है। बात क्लियर हुई? यहीं से आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि भू प्रॉपर्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है? यानी तत्व पूछा गया है, यानी तत्व जो आपका होगा सर जी ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन देखा जाए आपकी पृथ्वी में भू मतलब मिट्टी में तो आपका 46.71% आपको मिलेगा। इसके बाद बात आती है सर जी सिलिकॉन की आती है, यानी सिलिकॉन जो आपका होता है वो 27.69% आपका होता है। और इसके बाद एल्युमिनियम की बात आती है, एल्युमिनियम जो आपका दिया है वो 8.07% होता है। फिर लोहा जो आपका होता है 5.05% होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जब आप मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं तो आपका वास्तव में क्या मतलब होता है? यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आपको हमेशा बनता है और आपको शायद कल भी आपको मिला था। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोग कब कहते हैं? यानी कि जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को जो शामिल होता है, सहअस्तित्व होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि समाज की प्राथमिक आर्थिक समस्या क्या है? समाज की प्राथमिक आर्थिक समस्या क्या है? बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बेरोजगारी, असमानता, गरीबी या कमी? चलो प्राथमिक आपको बताना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढिए कि आज के समय समाज की जो प्राथमिक आर्थिक समस्या है, आर्थिक समस्या में सब है लेकिन प्राथमिक जो आपकी सबसे पहली समस्या आपकी मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी? बेरोजगारी। अब आप लोग बेरोजगारी लगा दोगे क्योंकि आप बेरोजगार हैं, लेकिन दिमाग लगाइए तो आप बेरोजगार नहीं होंगे। यानी यहाँ पर देखा जाए तो कमी है। भाई कमी ना हो तो हम काहे बेरोजगार हों? अगर हमको नौकरियाँ ढेर सारी निकलती रहें तो हम लोग काहे बेरोजगार हों? समझ रहे हैं? आप लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, अगर नौकरियाँ निकलती रहती तो आप लोग बेरोजगार थोड़ा होते हो। अगर मान लो 70-80 लाख अगर भर्ती आ जाए, 1 लाख 2 लाख भर्ती आ जाए तो बिल्कुल कूड़ा करकट वाले बच्चे छोड़ दिया जाए, नहीं तो सब तो सेलेक्ट हो जाएंगे ना। यानी कमी किसकी है? भर्ती की कमी है कि नहीं? खेती की कमी है, औद्योगिक कमी है, यानी कमी है। मेन बात है कि प्राथमिक पॉइंट आता है कमी। तो आपका आंसर देना है डी नंबर, कमी। मजा आ गया ना? अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से निष्क्रिय नहीं माना जाता है? ये भी बहुत है प्यारा सा क्वेश्चन आपका है। आपके एग्जाम के लेवल से आपने बताया है कि हमारा जो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करते रहते हैं डेली। अब एक ही दिन में हम कठिन कठिन आपको पढ़ा देंगे तो आप भी पगला जाओगे, कहोगे ऐसा भी नहीं है पेपर आता है इतना कठिन, या सरल बिल्कुल पढ़ा देंगे तो भी नहीं बनेगा काम, है ना। तो इसलिए धीरे धीरे लेकर चलना है, बीच बीच में कठिन क्वेश्चन, बीच बीच में सरल क्वेश्चन, ऐसे करके ही तो काम चलता है ना। तो यहाँ पर देखो हमने कहा सर जी कौन सा व्यक्ति आर्थिक रूप से निष्क्रिय नहीं माना जाता है? जो लोग काम की तलाश में हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है, परिवार या घर में देखभाल करने वाले, जो छात्र बेरोजगार हैं, जो श्रमिक हतोत्साहित। देखो आप लोग अगर सीटेट एग्जाम पास किए हैं तो आपको हतोत्साहित शब्द जो होता है निगेटिव होता है, ठीक है ना। प्रोत्साहित ये पॉजिटिव होगा, लेकिन हतोत्साहित यानी आपके उत्साह को कम कर दिया गया। यानी जो हतोत्साहित होता है निगेटिव होता है। सीटेट वाले बच्चे तुरंत जान गए होंगे अगर आपने पास किया है कि ठीक है ना, क्योंकि हम जो आपकी टीचर बने वो सब चीज़ों को क्रॉस करने के बाद ही आपके बने हैं। वो चाहे आपका बीएड हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपका बीए हो, है ना, आपके यहाँ पर एमए हो, इसके बाद आपका सीटेट हो या आपका यूपीटेट हो, कुछ भी हो, सब क्रॉस करने के बाद जब बने हैं तभी आपको ये नॉलेज आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपने सीटेट में पढ़ा होगा जो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं निगेटिव होते हैं, तो हतोत्साहित निगेटिव में आता है ना। तो आप कहेंगे सर ये तो निगेटिव आपका हो गया, इसमें आपका है नहीं है। तो सर जी यहाँ पर क्या छात्र बेरोजगार होंगे, ये आर्थिक रूप से निष्क्रिय माना जाएगा? चलिए आर्थिक रूप से निष्क्रिय नहीं माना जाएगा ना, नहीं माना जाएगा, यह पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा जो लोग काम की तलाश में हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है, यानी वो एक्टिव हैं यार, वो जो हैं एक्टिव हैं, चारों तरफ अपना पैर दौड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको सफलता मिलेगी, लेकिन घर पे बैठे रहो तो मच्छर ही मारोगे और कुछ नहीं करेंगे।
तो इसलिए जो व्यक्ति काम की तलाश में होता है उसको काम तो मिलेगा, भले ही वो आपको 20,000 का ना मिले, 10,000 का मिलेगा, तो ऐसे व्यक्ति आर्थिक रूप से निष्क्रिय नहीं माने जाएंगे। याद रखना है, आपके दिमाग में भर जाएगा, क्योंकि यूपीपीएससी का लेवल है, याद रखना है ना। तो आपका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। चलिए, भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला इनमें से कौन सा है? करंट अफेयर से क्वेश्चन है, और हमने कहा है कि हमारे करंट अफेयर में आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, ताकि आप लोग उनको रट सकें। कम ऑप्शन होंगे तो आप रटेंगे जल्दी, और आपको अलग से हम आपको ऐड करते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर के पढ़ाने से हमको मजा नहीं आता है। तो डेली कम से कम 10 क्वेश्चन तो हम आपको ऐड ही कर लेते हैं। बाकी देखा जाए अलग से हम आपको करंट अफेयर की क्लास भी आपको देंगे, है ना, और डेली क्लास होगी, मैराथन क्लास देंगे। इस प्रकार से आपकी करंट अफेयर होगी, भले ही 3 क्वेश्चन आए, लेकिन 3 क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन आपको छाप के आना है, ऐसे होंगे। तो देखिए, भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला इनमें से कौन बना है? तो सर जी यहाँ पर याद रखना है, ये जो आपका है बालोद, जो कि आपका छत्तीसगढ़ का है, ये बाल विवाह मुक्त जिला आपका है। याद रखिए, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ड्रोन कवच अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ड्रोन कवच अभ्यास है दोस्तों, याद रखना, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, चक्रवात जो आपका है बुआ लोई ने किस देश को प्रभावित किया है? तो सर जी याद रखना है, बुआ लोई जो आपका है एक चक्रवात आया था, और इसने प्रभावित किया आपके फिलीपींस को। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किसने विंग्स ऑफ वेल्लोर पुस्तक लिखी है? विंग्स ऑफ वेल्लोर जो पुस्तक लिखी है वो आपके लिखा है स्वप्निल पाडी ने लिखा है, स्वप्निल ने लिखा है। ऑप्शन आपका ए बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति आपके बन गए हैं? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके कौन बन गए हैं? एलन मास्क बन गए हैं। याद रखना, एलन मास्क 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति आपके बन गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किसने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो सर जी 6 का ऑप्शन आपका हो जाएगा, मनसुख मंडाविया ने किया है, मनसुख मंडाविया ने। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया है, वो आपके कौन थे? तो सर जी छन्नूलाल जो आपके थे ना, एक गायक थे आपके, जिनका निधन हो गया है। ऑप्शन आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस देश ने 4 ई विजिट वीजा श्रेणियां शुरू किया है? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका दिया है यूएई है। यूएई ने 4 नई विजिट कह सकते हैं वीजा श्रेणियां शुरू की है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में किसने 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियंस जीता है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो 62वीं नंबर की जो राष्ट्रीय शतरंज चैंपियंस है जीता है आपकी पी इन इयन ने। किसने? पी इन इयन ने जीता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत और कौन सा देश है जो सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने पर सहमति आपका हुआ है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने में सहमति जता दिया है, ये भारत और आपका चीन है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर इसका सर जी राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, होमवर्क है जो इसी क्लास में पढ़ाया गया है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो आपका है वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है ना? ये आपको अच्छी तरीके से कमेंट करना है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा बच्चा पढ़ाकू है, यानी जो बच्चा कमेंट करता है यानी पूरी तरीके से एक्टिव है, वो हमारे गाइडलाइन में भी चल रहा है। यानी हम अगर आपसे वर्क करने को बोलते हैं तो आप उसको करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, है ना। आप लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर किया करें, उससे हमारी और आपकी पहचान भी बन जाती है कि ना आप हमारे स्टूडेंट भी हैं। ऐसे तो आप पढ़ लेंगे, कमेंट भी नहीं करेगा तो पता भी नहीं चलेगा आप किस परिवार के हैं, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर आप लोग अगर कह सकते हैं कि एलटी ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं स्पेशल, तो आप लोग हिंदी साहित्य की जो स्पेशल पीडीएफ आपकी हिंदी साहित्य की है, ये पूरा कोर्स नहीं है, ये आपका हिंदी साहित्य की स्पेशल आपकी क्लास है, जिसमें आपको नोट्स भी आपके होंगे, है ना, प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स आपके होंगे। साथ में आपको रचनाएं हैं, जीवन परिचय है, टेस्ट सीरीज है, क्लास नोट्स है, पीवाई की क्वेश्चन आपके हैं, है ना। ये सब व्यवस्था आपको सिर्फ 99 में है। ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर ऐप में और भी काफ़ी पीडीएफ फ्री भी हैं। साथ में कुछ पीडीएफ आपके डेमो के रूप में है, लेकिन डेमो हमारी पीडीएफ बहुत लंबी है, उससे भी आपको 2-4-10 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो आप लोग जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से जुड़िए, है ना। जो चीज़ आपको फ्री है उसको पढ़िए, बाकी जो चीज़ें आपको दी गई हैं, अगर आपको सुविधा पूरी लेना है तो 99 रुपया पे करके अपना पूरी सुविधा पा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा, और सेशन को लाइक शेयर कर दिया करें, ठीक है ना। धन्यवाद।